फ्री रह सकता है, या तो वो किसी देश में मिल नहीं सकता है ना, यानी कि वह पाकिस्तान में भी नहीं मिल सकता है या तो भारत में भी नहीं मिल सकता है। वह चाहे तो क्या करे, वह स्वतंत्र रहे। तो कहीं ना कहीं क्या था कि उस समय 552 देशी रियासत था, है ना, 552, और 552 देशी रियासत में 549 क्या किया कि इंडिया से जाकर मिल गया, है ना। एक एक करके 549 देशी रियासत जो था वह इंडिया से जाकर मिल जाता है। लेकिन तीन जो था, एक था जम्मू कश्मीर, एक था हैदराबाद, और एक था आपका जाकर जूनागढ़, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या हुआ कि वहाँ पर हरि सिंह था राजा, है ना। हरि सिंह हिंदू था, और वहाँ पर जो भी मतलब जनता था वह क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यानी 75% वहाँ पर क्या था कि मुस्लिम जनता था, और 20% तकरीबन क्या था, हिंदू था, और 5% वही बौद्ध जैन ऐसे करके था। तो वहाँ के जो शासक थे हरि सिंह, वह कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहते थे। वह किसी भी देश में वो मिलना नहीं चाह रहा था, ना ही पाकिस्तान में ना ही इंडिया में। वह कहीं ना कहीं क्या था कि वह राजा वाला एटीट्यूड को वह खोना नहीं चाह रहा था। उसे जब मालूम हुआ कि देश में लोकतंत्र की बात हो रहा है, देश में संविधान की बात हो रहा है, वहाँ पर चुनाव का बात हो रहा है, तो उसने क्या किया कि अपने को स्वतंत्र रखना ही बेहतर समझा, और इसीलिए उसने क्या किया कि किसी भी देश में मिलने से फाइनली मना कर दिया। लेकिन यह जिस प्रकार का सोच रखा था वैसा हुआ नहीं, और भारत ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया कि आप जाकर इंडिया में मिल जाएं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था, और वह कहीं ना कहीं फ्री ही रह रहा था। ठीक है, तो जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान का मन था कि यह तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसे तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ठीक, पाकिस्तान में उसे मिलना चाहिए, लेकिन यह क्या था कि वह फ्री रहना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान का नज़र कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर था, और 22 अक्टूबर 1947 को क्या करता है कि पाकिस्तान का जो सेना है, पाकिस्तानी सेना का समर्थित कबीलाई सेना ने क्या किया कि भाई जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया, और कहीं ना कहीं उसने एक अराजक जैसा होता है कि वो माहौल वहाँ पर खड़ा कर दिया। तो यहाँ का जो शासक था उसने क्या किया कि डर से क्या हुआ कि वह भारत सरकार से वह मदद मांगना चाहा। भारत सरकार से क्या किया कि उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप अपने जो भी मामला है आप अपने से निपटाइए, ठीक है ना। यदि आपको मैं मदद करता हूँ तो किस कारण से मैं आपकी मदद करूँगा, है ना। आप तो हमारे कुछ है नहीं, आप हमारे राज्य का हिस्सा है ही नहीं। यदि आप हमारी जो विलय पत्र है उस पर यदि आप हस्ताक्षर करते हैं तो मैं आपका मैं मदद करने को तैयार हो जाता हूँ। तो 4 दिन का जो दौर था, 4 दिन के ही अंतराल में क्या होता है कि सारा सिनेरियो चेंज होता है, और 26 अक्टूबर 1947 को क्या करता है कि जाकर जम्मू कश्मीर के जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, लेकिन साथ में वह शर्त रखते हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान होगा, और जम्मू कश्मीर का संविधान के हिसाब से वहाँ पर शासन होगा। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं उस समय यह बात को मान लेते हैं और पहले उसे मिलाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है जम्मू कश्मीर का शासक, क्या होता है कि भारत से सेना पहुंच जाता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और 2/3 हिस्सा पर क्या होता है कि भारत का कब्जा हो जाता है, और 1/3 जो बचा हुआ था उस पर क्या होता है कि पाकिस्तान का अधिकार अभी तक था। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच में 30 दिसंबर यह युद्ध चल ही रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि नेहरू जी को यह लगा कि यह युद्ध, यह जो मामला है कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का युद्ध में न परिवर्तित हो जाए। और देश उस समय क्या था कि एकदम नया देश बना था, है ना। तो हम लोग क्या कि युद्ध को हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या किया कि 30 दिसंबर
1947 को, 30 दिसंबर 1947 को नेहरू ने क्या किया कि यह मामला यूएनओ ले गए, है ना। और यूएनओ का फैसला आता है कि युद्ध विराम करें, कि युद्ध रोक दें, है ना। और युद्ध उस तरह से रुक गया। और यूएनओ का जो फैसला आता है, यूएनओ का फैसला आता है आपका जाकर 1951 में। 1951 में इसका फैसला यह आता है कि भारत जो है वह जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराएं, साथ ही जो पाकिस्तानी सेना जो है जम्मू कश्मीर में घुस गया है वह अपनी सेना को वापस बुलाएं, साथ ही जो जनमत संग्रह होगा यानी जो वोटिंग वाला सिस्टम होगा वह श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होगा। और यही बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मतलब खल गया, उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर का यदि एडमिनिस्ट्रेशन के यदि तहत यदि मेरा यदि यहाँ पर जनमत संग्रह होता है तो कहीं ना कहीं मेरा घाटा ही है। और उसने क्या किया कि यह बात मानने को इनकार कर दिया, यानी उसने ना ही अपनी सेना को वापस बुलाया और ना ही मतलब ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो मामला था उसे सुलझाने का प्रयास किया। तो भारत ने भी क्या किया कि उसने जनमत संग्रह नहीं कराया, है ना। तो इस प्रकार से यह एक मामला बनकर रह गया। ठीक, तो जम्मू कश्मीर क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित कबीलाई सेना ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। और जम्मू कश्मीर का शासक जो था वह डर कर क्या हुआ कि भारत से मदद मांगा। और जैसे ही मदद मांगा क्या किया भारत सरकार ने कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, उसके बाद ही हम लोग आपकी मदद करेंगे। और जैसे ही उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, साथ में शर्त रख लिया कि हमें कश्मीर का अपना संविधान होगा। तो भारत सरकार ने भी वो मान लिया कि चलो ठीक है, अपना संविधान बना लिया, रख लें, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो भारत का सेना था वह क्या कि जम्मू कश्मीर में एंट्री करता है। जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के साथ ही क्या होता है कि वह 2/3 हिस्सा पर क्या होता है कि भारत का हिस्सा हो जाता है। 1/3 जो बचा हुआ था वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेहरू की हम लोग भूल समझ सकते हैं या उनके बड़पन को हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने यूएनओ पर मतलब उतना विश्वास जताया कि नया नया बना हुआ था, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं एक निर्णायक मतलब ये फैसला आएगा भारत के पक्ष में। लेकिन उसने क्या किया, कहीं ना कहीं इसे कॉम्प्लेक्स कर दिया और विवादास्पद जैसे होता है कोई भी मुद्दा उस प्रकार से बना दिया। और 30 दिसंबर 1947 को कहीं ना कहीं नेहरू उसे लेकर गए और उसका फाइनल रिजल्ट आता है 1951 में कि भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराएं, साथ ही जो पाकिस्तान की जो सेना जम्मू कश्मीर में घुस गया है उसे बाहर निकालें पाकिस्तान। और जो भी जनमत संग्रह होगा यानी वोटिंग वाला जो सिस्टम होगा वह श्रीनगर का एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होगा। और यही बात जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मतलब रचा नहीं, उसने इसे स्वीकार नहीं किया। तो भारत ने भी क्या किया कि इसे जनमत संग्रह नहीं कराया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर किसके तहत आया, विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, एक है हैदराबाद। हैदराबाद क्या था कि उस समय का सबसे बड़ा देशी रियासत था, है ना। तो उस समय का सबसे बड़ा देशी रियासत था, तो उसका मन कहीं ना कहीं इसे भी स्वतंत्र रहने का इच्छा था। और पाकिस्तान इसे कहीं ना कहीं लगातार मतलब सपोर्ट कर रहा था कि आप टेंशन ना लें, आपको मैं स्वतंत्र रख दूंगा, आपको एक अलग देश बना दूंगा, हैदराबाद देश। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हैदराबाद अब देखेंगे तो क्या कि लैंड लॉक है ना, चारों तरफ से भारत है, बीच में कोई नया देश बन जाता। तो यह बात कहीं ना कहीं सरदार पटेल को खला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रयास किया कि हैदराबाद को किसी तरह से मनाया जाए, बाद में वह नहीं माने। तो फाइनली क्या हुआ कि उसके साथ एक समझौता होता है कि अथाह स्थिति की संधि, मतलब जैसे हैं अभी वैसे ही रहिए, बाद में देखा जाएगा कि हमें मिलना है कि नहीं मिलना है। उसके बाद लगातार क्या होता है, उसका जब हैदराबाद का क्या है कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था और वह स्वतंत्र देश बनने की इच्छा पर ही मतलब टिका हुआ था। उसकी इसी बीच में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ विद्रोह होते हैं और वहाँ के जो शासक थे, हैदराबाद का जो निज़ाम था, उसने क्या किया कि हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू किया। और जैसे ही अत्याचार किया यह बढ़ गया और बढ़ने के उपरांत क्या हुआ कि वहाँ पर लगातार मार काट होने लगा, है ना, बलात्कार जैसे चीज़ें हमें देखने को मिलने लगा वहाँ पर। तो क्या कि भारत ने यहाँ पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप किया और जैसे ही हस्तक्षेप किया पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या हुआ कि उसे भारत का हिस्सा बना लिया गया।
हमें मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद क्या था कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, ठीक है। तो इस प्रकार से पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या हुआ कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। यदि अब जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ क्या है कि गुजरात के नीचे में है, ठीक है। तो जूनागढ़ का मन था कि हम पाकिस्तान में जाकर मिल जाएं। वहाँ पर भी क्या थे, निजाम थे, वहाँ पर भी हिंदू जो था वहाँ की जितना भी जनता था उसमें हिंदू बहुल था, यानी अत्यधिक मात्रा में कौन थे, हिंदू थे। तो उसका भी मन था कि हम लोग, मतलब वहाँ के जो शासक थे जूनागढ़ का, उनका मत था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। तो वहाँ के लोगों ने क्या क्या कि विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के उपरांत क्या हुआ कि वहाँ पर जनमत संग्रह होता है। जनमत संग्रह में क्या होता है कि भारत के पक्ष में ज़्यादा वोट आता है, इस प्रकार से उसे भारत में मिला लिया जाता है जूनागढ़ को। अब फाइनली जब सारे जो देशी रियासत था जब भारत में मिल जाता है, तो अब आता है बारी इसे एक साथ बांधने का और इसे राज्यों का मतलब गठन करने का। उस समय क्या था कि जितने भी देशी रियासत आए कहीं ना कहीं एकाएक कहीं ना कहीं उसे रख दिया गया, लेकिन उसे व्यवस्थित करने का जब बारी आया तब कहीं ना कहीं दक्षिण से यह मांग उठने लगा। जब सारे देशी रियासत एक हो मिल गए हैं, भारत का जब एक जो पूरा भूभाग जितना हम लोग देख रहे हैं उतना जब तैयार हो गया, तो दक्षिण से विशेष करके मांग उठने लगा कि भारत का जो राज्यों का गठन हो वह भाषा के आधार पर होना चाहिए, ना कि अन्य कारण के आधार पर। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि जून 1948 में एक आयोग का गठन किया जाता है, एस के धर आयोग, और इन्हें यह कार्य सौंपा जाता है कि आप पता कीजिए कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है या नहीं। इन्होंने फाइनली अपना रिपोर्ट क्या किया कि दिसंबर 1948 में पेश किया, दिसंबर 1948 में पेश करने के साथ ही इन्होंने क्या बोला कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना संभव नहीं है। इससे क्या होगा कि हमारे जो देश में जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें यह बाधा उत्पन्न करेगा, साथ ही यह देश हित के लिए उपयोगी नहीं है। इन्होंने क्या किया कि पूरी तरीके से नकार दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, जबकि दक्षिण से बराबर मांग उठ रहा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी भाषा मेजर होना चाहिए किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए। फिर से फाइनली क्या होता है कि दिसंबर 1948 में यहाँ पर होता है जेवीपी समिति आयोग। इन्हें अब यह कार्य दिया जाता है कि आप जाकर पता कीजिए कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इन्होंने भी एस.के. धर आयोग की ही सिफारिशों को माना और इन्होंने भी यह बात स्वीकारा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी उसे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो फाइनली दोनों आयोग ने क्या किया कि भाषा को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नकार दिया, और जबकि मांग उठ रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में क्या हुआ कि एक द्वेष पैदा हुआ, और यहीं से एक आंदोलन शुरू होता है कि भाषा को लेकर, जिसका हमें नतीजा 1953 में देखने को मिलता है जब मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किया जाता है। तो आइए इसे क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों के बात को अस्वीकार करने के बाद क्या होता है कि 1950 में क्या होता है कि राज्य जितने भी देशी रियासत हुए मिले थे उसको क्या करता है कि ABCD करके राज्य में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और D कैटेगरी। ये टोटल का संख्या था 29 राज्यों में से बांट दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है लोगों का मांग था कि भाषा के आधार पर होना चाहिए राज्यों का गठन, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि संविधान सभा ने क्या किया कि इसे ABCD करके बांट के रख दिया और इसे व्यवस्थित कर दिया कहीं ना कहीं। तो लोगों का मन में तो जो द्वेष था, जो सोच था, वो तो रुकेगा नहीं और धीरे धीरे वह पनपने लगा और बढ़ने लगा। और फाइनली क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में यह मतलब अपने चरम पर पहुंच गया। जो द्वेष था लोगों के अंदर में,
जो मतलब भावना था, नकारात्मक भावना या जो भाषा को लेकर जो राज्यों का जो गठन की जो मांग हो रहा था वो तेज पड़ने लगा 1953 तक। और फाइनली 1 अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि मद्रास से अलग कर दिया जाता है आपको जाकर आंध्र प्रदेश को। यानी अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में क्या होता है कि मद्रास से अलग कर दिया जाता है आपका जाकर आंध्र प्रदेश। और यही अलग करने का जो यहीं से शुरू होता है राज्यों का भागों में बंटने का एक पहला द्वार था खुला, है ना। यहीं से शुरू होगा जाकर आपका कि जो राज्यों का जो बंटवारा होता है ना, जैसे बम्बई का हुआ, असम का हुआ, पंजाब का हुआ, तो इसका शुरुआती जड़ कहाँ है, यहीं पर था। और यहीं से आगे लगातार क्या होगा कि लोगों का द्वेष, लोगों का जो सोच था वह उभरेगा। और जैसे ही इसका गठन होता है ना, जैसे ही इसका गठन होता है और जितने भी भाग हैं देश का, अन्य भागों से भी मांग उठने लगता है कि हमें भी गठित कीजिए भाषा के आधार पर, ठीक है, हमें भी कैसा गठित कीजिए, भाषा के आधार पर। और भारत सरकार क्या होता है कि मजबूरीवश मतलब 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और उससे यह कार्य सौंपा जाता है कि आप बेहतर तरीके से यह पता कीजिए कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं फजल अली आयोग में क्या प्रावधान किया गया था। तो फजल अली आयोग की यदि बात करें तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूँ, फजल अली आयोग 1953, ठीक है, फजल अली आयोग 1953। इन्होंने बढ़िया से मतलब पता किया कि क्या किस प्रकार से मतलब व्यवस्थित किया जा सकता है और इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1955 में, 1955 में। और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों का गठन जो है वह भाषा के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक बात और भी कहा कि एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने कहीं ना कहीं अस्वीकार किया। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि भारत की जो सांस्कृतिक एकरूपता है, सांस्कृतिक जो विविधता है, देश का जो मतलब प्रशासन का जो तंत्र है, उस पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हमें राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। और फाइनली इन्हीं की बातों को लेकर क्या होता है कि जाकर 7वां संविधान संशोधन, साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है और राज्यों का जो क्रम है ABCD वाला भाग 7 को समाप्त कर दिया जाता है। और इन्होंने एक 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का कहीं ना कहीं मतलब सिफारिश की थी और भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तन के साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। आइए हम लोग उसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को जब देखेंगे तो उसी से हम लोग काट कर देखेंगे आगे कि कैसे राज्यों को बढ़ाया गया। जैसे कि बॉम्बे को 1960 में कहीं ना कहीं 2 राज्य में परिवर्तित कर दिया गया, एक मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात। तो आइए देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या क्या प्रावधान किया गया था।